नमस्कार दोस्तों, मैं अमित अपने YouTube चैनल अधिगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गर्मी बहुत इस टाइम पे बढ़ गई है और उम्मीद करता हूं कि इस गर्मी में भी आप लोग जो है आनंद ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम नज़दीकी है तो हम लोग लास्ट टर्न पे पर्सनैलिटी को पढ़ रहे थे, जहाँ हम लोगों ने जुंग के अनुसार इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट को समझा था। और आज हम लोग उसी क्रम में आगे सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो इसका पर्सनैलिटी का सेकंड पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट वहाँ पे पर्सनैलिटी का पड़ा हुआ है, आप उसको देखें, आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। पर्सनैलिटी का ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर जो हम लोगों ने अब तक समझा कि पर्सनैलिटी को एक चीज़ नहीं होती है। कोई ये नहीं कहेंगे कि केवल यही एक पर्सनैलिटी है कि बाहर से क्या दिख रहा है, अंदर से क्या दिख रहा है। दोनों का कंपोजिशन होता है। मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का क्या है, ये दोनों के गुणनफल से बनता है। दोनों ही फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। किस सिनेरियो में करते हैं मैं लास्ट की वीडियो में बता चुका हूँ। अब उसी केस में हम लोग आगे बढ़ते हैं पर्सनैलिटी में। अब बात करते हैं सिगमंड फ्रायड के अनुसार। देखिए ये सब चीज़ें वैसे वहाँ नहीं पूछते कि सिगमंड फ्रायड ने कहा कि जुंग ने कहा, ये बाकी एग्जाम्स में रहता है, यहाँ पे नहीं रहता। लेकिन उनके अनुसार जो पर्सनैलिटी बांटी गई है उसको तो हमें समझना पड़ेगा। उससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। जैसे लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने बात करी थी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, तो वो क्यों जरूरी था कि क्लास में बच्चा आपको अंतर्मुखी भी मिलेगा, बहिर्मुखी भी मिलेगा, उभयमुखी भी मिलेगा, हर तरह के बच्चा मिलेगा। अब बहिर्मुखी मिला तो वो आपको बता देगा कि मैम हमें दिक्कत हो रही, उतनी देर से हमारे जो है पेंसिल ये कूच रहे हैं, हम इनसे कुछ कही नहीं रहे, इन्हें समझा दो ना थप्पड़ मार देंगे। तो आपको समझ में आ जाए भैया चलो बच्चा अपनी बात तो कहता है। अब अंतर्मुखी है, वो आपसे अपनी कोई बात ही नहीं कह रहा है, तो वहाँ तो फिर समस्या आएगी। तो इस चीज़ को यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग समझते हैं कि सिगमंड फ्रायड के हिसाब से इड ईगो और सुपर ईगो किस तरीके से जरूरी हो जाता है। बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें हमको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर इड ईगो सुपर ईगो सिगमंड फ्रायड ने बांटा। और इड की मैं अगर हिंदी बताऊँ तो मैं बोल देता हूँ, इड की हिंदी होती है इदम और ईगो की होती है अहम। राइटिंग के लिए मैं फिर से सॉरी बोलूँगा लास्ट टर्न की तरीके से। और सुपर ईगो की परम अहम। हिंदी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि इड की जो होती है वो होती है इदम और ईगो की होती है अहम और सुपर ईगो की होती है परम अहम। अब ये क्या होती है इड, तो आप ऐसे समझिए, ये कहते हैं कि ये अक्सर छोटे बच्चों और जानवरों में देखी जाती है। कौन सी पर्सनैलिटी? इड। छोटे बच्चों और जानवरों में कॉमन रूप से देखी जाती है। तो क्या चीज़ कॉमन रूप से देखी जाती है? क्या देखी जाती है जरा सोचिए और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें किसी चीज़ में गुस्सा आई तुरंत चीज़ों ने फेंक दी, तो फर्क नहीं पड़ता वो 15,000 का मोबाइल था, 20,000 का मोबाइल था। इसी तरीके से जो जानवर भी होते हैं वो भी क्या है, वो कुछ भी कर जाते हैं, लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे इस तरीके से। छोटे बच्चे क्या है, टॉफ़ी खा रहे हैं और टॉफ़ी मुंह से गिर गई, फिर उठाएंगे खाने लगेंगे। वो नहीं देखेंगे गिर गई हटाओ फेंक दो ना, वो फिर से खाने लगेंगे। जानवर क्या करते हैं, आप उनको दो कोई चीज़ खाने के लिए, ज़मीन पे गिर गई, ऐसा तो ही ना उसको कहेंगे नहीं ये हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया, अब हम नहीं खाएंगे इसको, कि इसको नहीं साफ करके एकदम तरीके से प्रॉपर वे में बाइट लेके, नहीं। वो क्या है, उसको झपट्टा तुरंत मारेंगे, जैसी भी खाने की कोशिश करेंगे। और अगर जानवर आ गए तो उसमें क्या है, लड़ जाएंगे। ये नहीं कि बांट के भाई तुम भी खा लो हम भी करें, ये सब नहीं करेंगे, लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, एक दूसरे को नोचा नाची कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ पर छोटे बच्चों और जानवरों में ये व्यवहार क्या है, बहुत कॉमन देखा जाता है। इस पर्सनैलिटी को क्या कहा गया, इड कहा गया, इड। अब क्या हुआ, बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, उनके अंदर क्या आ गया, ईगो आ गया। ईगो का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसे अक्सर कई लोग घमंड के नाम से समझ लेते हैं। घमंड, ये ईगो घमंड नहीं है, ये अच्छी चीज है। हर मनुष्य के अंदर ईगो होता है, इसको पॉजिटिव दिशा में लेना चाहिए। नाम क्या है, अहम है। अहम अच्छा नाम है। साथ निभाना साथिया में गोपी बहू आती थी, उनके हस्बैंड का नाम अहम था। अहम, जिगर, कोकला, एतल, पता होगा। ऐसा नहीं कि मैं देखता था, लेकिन हाँ जितना ही थोड़ा देखा मैंने कहा चलो कहीं ना कहीं काम आएगा पढ़ाने में। तो यहाँ पे ये अहम अगर खराब नाम होता तो उसमें क्यों रखते हो, फिर पर्सनैलिटी में इससे क्यों पढ़ रहे हैं। तो अहम अच्छी चीज है, ईगो अच्छी चीज है। ईगो का मतलब क्या है, सभ्यता, सभ्य। हम आप क्या है, सभ्य हैं। अब हमें कोई खाना देगा तो हम तमीज से उसको लेंगे। अगर 2-3 लोग हैं साथ में तो हम बांट के खाएंगे, हम उसे छीना छपटी नहीं करेंगे, तरीके से। सभ्यता, ये सभ्यता होती है ईगो। अब ये सभ्यता आई कहां से, मैंने जैसा ये चार्ट बनाया हुआ है इसी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। इड से ईगो की जो जर्नी होती है वो होती है एजुकेशन और सोशलाइजेशन से।
एजुकेशन और सोशलाइजेशन से। एजुकेशन मतलब शिक्षा और सोशलाइजेशन क्या है? सामाजिकता। यानी पहले इड में थे, पहले हम छोटे बच्चे थे, हमारे अंदर सारे वैसे ही व्यवहार थे जैसे जानवरों थे, और उसके बाद फिर क्या, हम एजुकेटेड हुए, हमें एजुकेशन मिली, हमें समाज से शिक्षा मिली। जरूरी नहीं कि आप जब स्कूल जाओ या कहीं जाओ तभी आपको एजुकेशन, समाज से भी बहुत सी चीजें सीखते। शिवाजी कभी विद्यालय नहीं गए, लेकिन उनकी माता जीजाबाई ने उनको बहुत चीजें सिखाई। तो कॉन्सेप्ट कहने का यहां पे यह है कि यह जो सभ्यता है, या तो हमें समाज प्रोवाइड कराता है या फिर हमें एजुकेशन। ये सभ्यता हमें इसकी वजह से मिलती। आई कहां से? आई तो इड से, ओरिजिनेशन तो इसका इड से था, लेकिन एजुकेशन और सोशलाइजेशन की मदद से जो जर्नी कंप्लीट हुई किसमें बदल गई? ईगो में, सभ्यता। आज हम आप सभ्य हैं, हमें तरीके से चीजें पता है। कोई चीज मांगनी है तो हम उनसे प्लीज करके मांगेंगे, जब वो चीज दे देंगे हम उन्हें थैंक यू बोलेंगे। क्या जानवरों में ऐसा होता है? नहीं होता। छोटे बच्चों में भी ऐसा नहीं होता था। तो ये जो सभ्यता है ये तो अच्छी चीज है, हमें समाज ने सभ्य बनाया, एजुकेशन से सभ्य हुए। एक क्लास 7th 8th के बच्चे भले एक बार लड़ जाएं, लेकिन आपने कभी सुना है कि प्रोफेसर साहब लड़ाई करते हुए पाए गए, बाल नोचा हॉकी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है? वो सभ्य है। समाज को बोलते हैं ना ये सम्माननीय व्यक्ति हैं। तो सम्माननीय से मतलब क्या? उन्हें सभ्यता आ जाती है, उन्हें सामाजिकता आ जाती है। तो वहां पर वो चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। कोई बुजुर्ग अगर कहीं खड़ा हुआ है तो हम उसको अपनी सीट दे देंगे। ये क्या है? हमारी सभ्यता है। तो इस सभ्यता हमको समाज ने सिखाई। जब नहीं इसके लिए स्कूल जाओ तभी सीखो जाके। तो ये कॉन्सेप्ट आया आपका ईगो का। अब क्या आया? सुपर ईगो। सुपर ईगो, नाम क्या आएंगे? सुपर लगा है। अक्सर लोग समझते हैं नाम क्या आएंगे? सुपर है तो सबसे बढ़िया होगी, निर्मा है सुपर निर्मा है, 4 नियमों की शक्ति ज्यादा। ऐसा नहीं होता है। मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आपको मैन पसंद है या सुपरमैन पसंद है? जो गर्ल्स होती हैं या लेडीज होती हैं, मैं उनसे कहता हूं आपको कौन पसंद, मैन ज्यादा पसंद है या सुपरमैन ज्यादा पसंद? कहे सर कॉमन मैन ही चाहिए, सुपरमैन नहीं चाहिए। हमने सुपरमैन क्यों नहीं चाहिए? अरे सर सुपरमैन क्या मतलब, सुपरमैन क्यों? वो पृथ्वी बचाने के लिए हम जा रहे हैं, वो मूवी निपटाने, और अचानक उनका मैसेज आ गया पृथ्वी संकट में, वो तोड़ के चले गए। और फिर वो आए 6 महीने बाद पृथ्वी बचाने चक्कर में हमारे पूरी परिवार तहस नहस हुआ जा रहा है। तो सुपरमैन नहीं चाहिए भैया। इसी तरीके से यहां पर हमको ईगो चाहिए, सुपर ईगो नहीं चाहिए। इसमें क्या है? इंसान इसमें प्राथमिकताएं बदल जाता है। मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूं, किताबों में आपने क्या पढ़ा क्या समझा, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आसान भाषा में बात कर रहा हूं कि आपको साइकोलॉजी बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, कि आप वहां पर एग्जाम में आप अपने क्वेश्चंस का जवाब दे पाए। शायद यही आपका भी मोटो होगा, या पुलिंदा इस तरीके से, ऐसा वैसा इस तरीके से। मैं आपको इसमें दुनिया भर के नियम सिद्धांत आपको समझा सकता हूं, मैं सारी चीजें इसमें आपको बता सकता हूं कि सही रचना के आधार पर, कैशमर के अनुसार, और फिर गोलकाय और लंबकाय, दुनिया भर की चीजें हैं। एथलेटिक हैं, दुनिया भर की चीजें, बॉडी शेप के आधार पर। वो जरूरत नहीं है, वो सेंट्रल डिटेल जरूरत नहीं है। वो मैं आपको समझाऊंगा जब आप कभी यूपी शिक्षक भर्ती या फिर DSSB की आप तैयारी करोगे, वहां पे मैं समझाऊंगा। मैंने KVS के एग्जाम में भी मैंने उन चीजों को नहीं समझाया, क्योंकि मुझे पता है सेंट्रल लेवल पे क्या चीजें पूछी जाती। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सेंट्रल TET लेवल पे जो चीजें पूछी जाती है, मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब बात आई सुपर ईगो। तो इसमें क्या, इंसान अपनी प्रायोरिटीज भूल जाता है। प्रायोरिटीज कैसे भूल जाता है? प्रायोरिटीज ऐसे भूल जाता है कि उसको पता ही नहीं उसके लिए जरूरी क्या है। और सुपर ईगो जब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बढ़ जाता है तो इसमें एक लेवल पे कह सकते हैं एक तरीके की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक तरीके की बीमारी। अभी मैं बताता हूं सुपर ईगो किस तरीके से। सुपर ईगो इस तरीके से है कि जैसे दानवीर कर्ण, अब उनको पता था कि उनके अगर वो कवच और कुंडल अगर वो दे देंगे किसी को तो वो मारे जाएंगे, लेकिन चूंकि वो दानवीर कर्ण, शायद इसीलिए उनका नाम दानवीर कर्ण कहलाया। इंद्रदेव आते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज गिव मी योर कुंडल एंड कवच। तो वहां पर जब आपको प्रभु मालूम है कि अगर आप ये दे दोगे, उसके बाद आपने ये भी पहचान लिया कोई इंद्र है, ना पहचाने होते कोई बात। और फिर एक बात बताओ, मेरे पास मेरी जो काम की चीज है, मुझे लगता है कि मैं इस चीज से बचा रहूंगा, और मैं क्यों दे दूंगा? फिर भी उन्होंने दे दिया क्योंकि वो दानवीर कर्ण है। तो ये उन्हें अपनी प्रायोरिटीज नहीं पता थी, कहने पता। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, मेरा किसी धर्म या किसी ऐसी बात पे कहने का वो नहीं मतलब है कि मैं भी कर्ण को बहुत मानता हूं, उनके ऐसे दानवीर शूरवीर नहीं हुए हैं लोग, लेकिन समझाने का मतलब यह है कि उनके लिए क्या है कि वो प्रायोरिटी ज्यादा थी, दान देना। ऐसे ही राजा बाली, आप सबने सुना होगा,
थोड़ी सी कहानी आपको अजीबोगरीब लगेगी, सर इतनी कहानी क्यों खींच रहे हो, लेकिन मैं इसलिए खींच रहा हूं कि एक बार आप समझ लो कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को। तो यहां पर राजा बाली होते हैं, राजा बाली जो है एक कबूतर होता है, उनके पास आ जाता है, कहते हैं प्रभु मेरी जान बचा लो इस बाज से। और तो कहते हैं भाई बाज से कि तुम क्या चाहिए तुम इसके बदले, तो कहता है कि हमें इसके वजन के बराबर अपने वो दे दो, मांस दे दो, और मनुष्य का मांस चाहिए, आपका मांस चाहिए। चलो राजा बाली ठीक है, कहते ठीक है, तराजू मंगाया गया, अब उन्होंने अपना हाथ काट दिया, तब भी वो कबूतर बराबर नहीं हुआ। आप समझिए राजा बाली इतने लंबे चौड़े, तभी वजन ने 100 ग्राम 50 ग्राम का कबूतर होगा बराबर। फिर उन्होंने जो अपने दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए, धड़ पूरा, मतलब क्या बोले, छोड़ो यार ये क्या चल रहा है। अच्छा चलो आज तुम बचा लोगे, आज तुम बचा लोगे कबूतर को, फिर कल नहीं बाज को भूख लगेगी, फिर वो क्या करेगा। तो एक तो आप इकोसिस्टम पे पहली बार दिक्कत पैदा कर रहे हो, जो प्रकृति ने चीजें बनाई हैं। लेकिन ऐसी कहानियां पढ़ के अक्सर क्या आता है दिमाग में कि हम ऐसी चीजें ऐसे बने वैसे बने। यहाँ पे इंसान अपनी प्रायोरिटीज भूलने लगता है। इसलिए कहा जाता है बहुत ज्यादा बच्चों के सामने इस तरीके धार्मिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बहुत ज्यादा धर्म के अदा की बातें इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, वरना उनके दिमाग में अपने विश्वास से ज्यादा दूसरी चीजों विश्वास वो करने लगते हैं। प्रॉब्लम वहां पर ये आ जाती है। वो जब तक कॉपी में ओम नमः शिवाय नहीं लिख लेंगे और जय श्री राम नहीं लिख लेंगे, उन्हें लगे नंबर नहीं मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है। इस तरीके लेवल हो जाता है कि आपको प्यास लगी है बहुत तेज, आपके प्राण एकदम सूख रहे हैं पानी के लिए, और कोई दूसरा आया और उसने कहा अरे भैया जब पानी की गिलास दो यार, हाथ धोने या मिट्टी लग गई थी, आपने उसको दे दिया, क्योंकि आप तो राजा दानवीर कर्ण वाली कहानी पड़े हुए हो। तो आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपका पानी पीना। आपके पास 500 रुपए पड़े हुए हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको तबीयत गड़बड़ है तो डॉक्टर पास दिखाने जा रहे हो, कोई आपका दोस्त आया, कोई मित्र आया, उसने कहा कि अरे यार सुनो भाई यार पैसे दे दो, या वो पिक्चर देखने जाना है, मूवी देखने जाना है। आपने कहा लो भाई ले, जब तुम दोस्त हो तुमने दोस्ती तो निभाएंगे, हम भले ही मर जाए, जब वो भले ही आपके उसमें ना आए, तो दे दिया। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज नहीं पता है क्या जरूरी। तो भैया सुपर ईगो तो मामला गड़बड़ है। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हो गए तब तो वो दिक्कत है। आप में से बहुत से लोग होंगे, मैं क्लास में तो एक्सपेरिमेंट करा देता हूं, कॉपी है जमीन पे गिर जाएगी, किताब जमीन पे गिर जाएगी, तुरंत उठेंगे तुरंत पैर छुएंगे। हमने पूछा काय पैर छुआ, तो कहेंगे वो जो है सरस्वती जी हैं इसमें, विद्या देवी, तो इसको घर में फिर रख दो जाके, माता जी पूजा तो फिर घर में करी जाती, क्या जरूरत है इसको। प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे हैं और मान लो उनसे कोई गिर जाए कागज आ गए तो कहो पहले पैर छूते हो। ऐसा तो कहीं नहीं देखा हमने, लेकिन लोग ऐसे करते हैं। वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार है। रास्ते में जा रहे हैं, मंदिर पड़ा, जब तक झुक नहीं लेंगे उनको चैन नहीं आएगा। ऐसे झुके, अक्सर ऐसा देखा होगा, हो सकता है आप में से कई लोग हों ऐसे झुके इधर और एकदम भगवान के लिए, और भगवान ने कहा अच्छा ये तुम्हारा परम भक्त है, 60 की रफ्तार में बाइक चला रहा है और तब भी मुझे पूज रहा है, आ जाओ मेरे परम भक्त को मेरे पास होना चाहिए। सामने गड्ढा था, देख के गिर गए, ठुक गए, क्या मतलब इस बात का। ऐसे करते हैं लोग, आपने देखा होगा। देवी जी का आ जाना, अचानक नवरात्र के टाइम पे देवी जी आ जाती हैं लोगों के ऊपर, ऐसा वैसा, वो एनवायरमेंट का गेम होता है, कुछ नहीं। वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। धुले बर्तन है फिर भी उन्हें पानी से एक बार धोएंगे जरूर। मोबाइल फोन नहीं बजा तो एक बार डाटा ऑन करके ऑफ करके, कोई मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप का, डाटा ऑन करके ऑफ करेंगे। करते हैं ऐसा, सहमत होंगे मेरी इस बात से। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो। देखिए नॉर्मल तरीके से करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाए कि जब लगे क्या मेरा फोन नहीं बज रहा है, क्या है दिक्कत, इसलिए अरे नहीं आया होगा यार, जरूरी है क्या, तो ये कॉन्सेप्ट फिर खराब हो जाता है। यानी हमारे समाज में ना तो ईड के लिए जगह है और ना ही सुपर ईगो के लिए जगह है। बैलेंस कंडीशन कौन सी है? बैलेंस कंडीशन क्या है? ईगो। बैलेंस कंडीशन इड और सुपर ईगो के बीच की बैलेंस कंडीशन ईगो है, और यही हमारी सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए जरूरी भी है। ये बात समझ में आ गई होगी कि ना तो इड जरूरी और ना ही सुपर ईगो जरूरी। अब एक बात और आती है, मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि क्या लोग कहते हैं कि क्या इड सर खत्म हो जाता, तो मैं यहां पे यही आपको क्लियर कर दूं। देखिए इड खत्म कभी नहीं होता है, ये एजुकेशन और सोशलाइजेशन की मदद से कंट्रोल्ड हो जाता है, खत्म कभी नहीं होता। हमारे आपके अंदर सबके अंदर है, लेकिन बहुत क्या कंट्रोल्ड वे में हम उसे करते हैं। ऐसा तो नहीं गुस्सा नहीं आता, कई बार गुस्सा आ जाए तो कोई चीज हम आज भी फेंक देते होंगे। वो उस पल के लिए इड पैदा हो गया आपका। जो ज्यादा एजुकेटेड है, सोशलाइट है, वो इस तरीके नहीं करता, वो चीजें सीख जाता है। अब देखिए मर्डर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्रूटल मर्डर्स हो जाते हैं। अभी एक केस आपने सुना होगा आफ्ताब और श्रद्धा का, भी कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा कि मर्डर कर दिया, वो तो होता है, बहुत से लोग मर्डर इस तरीके चीजें करते हैं,
और सही वो भी नहीं है, हमें किसी को अधिकार नहीं किसी की जान लेने का। लेकिन उसके बाद फिर उसके टुकड़े करना, काटना, ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता है, ये कोई जानवर ही कर सकता है। फिर तंदूर कांड जैसी चीज सुनी होगी, बहुत पहले ऐसा हुआ था, तंदूर में पका दिया था, तंदूर में आदमी को। फिर निठारी कांड। तो भैया ये सब लोग क्या हैं, ये इड वाले पे हाई लेवल के खत्म ही नहीं हुई, ये खत्म ही नहीं हुई। तो एजुकेशन और सोशलाइजेशन से क्या है, हम कंट्रोल कर लेते हैं। सभ्यता क्या है, ऐसा तो है सभ्यता में हमारे अंदर एकदम हम महात्मा ही हो जाते हैं। जैसे बोलते कई लोग सुपर हीरो महात्मा हो जाते हैं, भाई महात्मा जैसा नहीं हो जाता, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कुछ उस तरीके से हो जाता है, बातें उनकी थोड़ी अलग तरीके से हो जाती है। ऐसा करो वैसा करो, सब दीन दुनिया मोह माया है, कुछ नहीं रखा है, ईश्वर नमन करो। तो छोड़ो टीटी और सेंट्रल टीटी और सुपर टीटी, क्या जरूरत है, जब जाना वही है तो दुनिया नहीं छोड़ो। तो ये अभी बात नहीं, अभी किस हमारे लिए जरूरी क्या भैया, तैयारी करेंगे यार, नौकरी वोकरी पाएंगे, थोड़ा जीवन एंजॉय करेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। तो हमारा क्या ईगो, तो ना तो इड सही ना ही सुपर ईगो। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सिगमंड फ्राइड के। और बस कुछ बातें और जो आपके साथ पर्सनैलिटी का जो सेंट्रलिटी जरूरी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि पर्सनैलिटी जो है, मैंने बताया मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। फिर कहा है कि पर्सनैलिटी जो है ये जन्म से मृत्यु तक क्या है, ये आपकी बदलती रहती है, इंटरचेंज होती रहती है, ऑलवेज चेंज होती रहती है। कैसे, जैसे फिजिकली कैरेक्टर वो तो बदलता ही है, फिजिकल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आप पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, तो फिजिकल तो चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। और फिर क्या, इंटरनल भी बदलती है। पहले हम कंजूस थे, मक्खी चूस थे, और अब हम खर्चीले हो गए, या फिर पहले हम खर्चीले थे, अब हम कंजूस मक्खी चूस हो गए। अब वो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है, अन्यथा मत लीजिएगा, नहीं मैं इस बात का कह, अक्सर मैंने जो प्राइमरी जो मास्टर्स होते हैं, जो प्राइमरी मास्टर बहुत कंजूस देखे हैं, बहुत कंजूस, उनसे अठन्नी चवन्नी नहीं निकलते, हिसाब किताब मतलब, अरे पैसा है, सरकार उनको बढ़िया पैसा दे रही है, लेकिन फिर भी जो है उनसे पैसा निकलता नहीं है, बढ़िया कमा रहे फिर भी नहीं निकलता। वो इन्वायरमेंट का, जैसे मैंने कहा कि इन्वायरमेंट पहले ही बताया ना कल वाले टॉपिक में, कि इन्वायरमेंट एक बड़ा फैक्टर होता है आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में। तो इसी के साथ जो है हम लोगों का ये सेशन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पे नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमेशा तरह मैं कहता हूँ, अगर आपको ठीक लगे, आपको टॉपिक समझ में आया तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।